चलिए देखिए, सर्विस टैक्स के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम ऑफ सर्विस टैक्स, इसमें कंपोजिशन स्कीम में रूल 6 का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। हम लोगों ने लास्ट क्लास में सेल्फ एडजस्टमेंट ऑफ सर्विस टैक्स पढ़ा था, जिसमें आपने देखा था कि कैसे हम एक्सेस सर्विस टैक्स अगर हम पे कर देते हैं तो उसका फ्यूचर में सर्विस टैक्स लायबिलिटी से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। देयर वर 4 केसेस अंडर रूल 6, और रूल 6 के अंदर जो 4 केसेस थे उनके अलावा अब हम फिर से रूल 6 पढ़ रहे हैं, और इसके अंदर जो रिमेनिंग सब रूल हैं वो यहां पर कवर हो जाएंगे। ये रूल 6 सर्विस टैक्स रूल्स 1994 का है, और इस रूल 6 के अंदर जो रिमेनिंग सब रूल थे वो अब हम यहां कवर करेंगे, जिसमें पहला है सब रूल 7। मैं इससे पहले आपको सब रूल 7 कराऊं तो सबसे पहले तो मैं आपको कंपोजिशन स्कीम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। हालांकि हमने वैट में कंपोजिशन स्कीम के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था वैट के अंदर कंपोजिशन स्कीम में कुछ स्मॉल डीलर्स होते हैं जिनका टर्नओवर 50 लाख तक होता है, और इन डीलर्स को हम लोग क्या बोलते हैं कि आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना, आपको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट वैट के अंदर नहीं क्लेम करना। आपको क्या करना है, आपको सीधे सीधे जितना भी टर्नओवर है उसके ऊपर कम टैक्स रेट से 1%, 2% से सीधे सीधे टैक्स पे कर देना है, और आपको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये निकला कि आप जो भी पे करोगे वो कैश में पे करोगे, ठीक है। नेट पेमेंट सीधे सीधे हो जाएगी। दैट इज व्हाट यू कॉल इट कंपोजिशन स्कीम। और इसमें हमें ये नहीं देखना होता पीछे से कितना खरीदा, कितने रेट से खरीदा और कितना क्रेडिट मिला, सिर्फ ये देखना है कि आगे कितना बेचा। ये कंपोजिशन स्कीम जो हमने वैट में डिस्कस की थी उसमें ऐसा होता था। सर्विस टैक्स में भी कंपोजिशन स्कीम का सेम कॉन्सेप्ट है। सर्विस टैक्स में भी कंपोजिशन स्कीम लगाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज कि यहां पे सर्विस टैक्स स्कीम में हम कम रेट से सर्विस टैक्स पे करते हैं, कम रेट से, लेकिन वैल्यू ज्यादा होती है। यहां पर अगर हम सर्विस टैक्स की कैलकुलेशन करें तो सर्विस टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो कुछ इस तरीके से होती है। एक होती है नॉर्मल स्कीम। नॉर्मल स्कीम में हम लोग सर्विस टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और कंपोजिशन स्कीम में कैसे करते हैं, इसको आपको अब देखना है और साथ साथ में कंपैरिजन करना है। नॉर्मल स्कीम में जब हम लोग सर्विस टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो सर्विस टैक्स कैलकुलेट करने के लिए वी नीड वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। We need the value of taxable services which is to be multiplied by the rate of service tax. ठीक है, तो ये वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज कहां से निकलती हैं? ये वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज निकलती हैं एज पर सेक्शन 67, ठीक है, एज पर सेक्शन 67। और 67 के साथ में हम लोग कुछ और भी पढ़ेंगे, सर्विस टैक्स वैल्यूएशन रूल्स 2006। जब हम सेक्शन 67 और सर्विस टैक्स वैल्यूएशन रूल्स 2006 साथ में पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस क्या होगी। और रेट तो आपको पता ही है, 14% का बेस रेट है प्लस 0.5 प्लस 0.5, तो टोटल 15% के टैक्स रेट से आपको लगा देना है। दिस इज द नॉर्मल क्राइटेरिया। लेकिन कंपोजिशन में ऐसा नहीं होता। कंपोजिशन में देखिए क्या होता है, कंपोजिशन में सर्विस टैक्स कैलकुलेट करने के लिए अगेन वी नीड द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, और दिस वैल्यू इज टू बी मल्टीप्लाइड विद द रेट ऑफ सर्विस टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। और वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज भी ये हम निकालते हैं अंडर कंपोजिशन स्कीम। यानी कि ध्यान रहे, यहां पर होता क्या है, नॉर्मल स्कीम में भी हम लोग वैल्यू ऑफ टैक्सेबल इनटू रेट कर रहे हैं, यहां पर भी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल इनटू रेट कर रहे हैं, बट इनकी वैल्यू अलग होगी, इनका रेट भी अलग होगा।
अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो सीधे सीधे जानते हैं इसको आप ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, यहां पर वैल्यू कम होती है, रेट यहां पर ज्यादा होता है। जबकि आप यहां पर देखेंगे वैल्यू ज्यादा होती है और रेट कम होता है। ये कंपोजिशन स्कीम में हमेशा एक इसको पहचानने का भी ये तरीका है। तो कंपोजिशन स्कीम के रेट काफी कम होते हैं, लेकिन कंपोजिशन स्कीम में ये रेट जिस वैल्यू पे लगाए जाते हैं वो वैल्यू ज्यादा होती है, वो नॉर्मल वैल्यू नहीं होती। जबकि नॉर्मल स्कीम में नॉर्मल वैल्यू, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये वाकई में कम निकाल रहे होंगे जबकि ये ज्यादा निकाल रहे होंगे, एक्चुअली ये इसके कंपैरिजन में कम वैल्यू कम लगने लगती है और इसके कंपैरिजन में ये रेट ज्यादा लगने लगता है। अदरवाइज नॉर्मल तो यही है, यही सबके ऊपर लगता है। और एक और सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये कि दिस स्कीम इज एप्लीकेबल इन ऑल केसेस, यानी कि नॉर्मल चूंकि स्कीम है तो सभी जगह यही लगेगी, लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम आप पढ़ेंगे सिर्फ ये 4 केसेस में एप्लीकेबल होती है, 4 केसेस में एप्लीकेबल होती है। तो जरा ध्यान से सोचें और ध्यान से देख के बताएं, अगर ये स्कीम ऑल केसेस पे लग रही है जबकि ये स्कीम सिर्फ 4 केसेस पे लग रही है, तो बाकी केसेस जो अदर देन 4 केसेस हैं उनमें तो कंपोजिशन स्कीम होगी ही नहीं, तो उन केस में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्कीम ही ऑप्शन है हमारे पास में। जबकि अगर इन 4 केसेस में हमारे पास में दोनों ऑप्शन है, नॉर्मल स्कीम भी है और कंपोजिशन स्कीम भी है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये स्कीम इन 4 केसेस के लिए ऑप्शनल स्कीम है? इन 4 केसेस के लिए यह ऑप्शनल स्कीम है। आप चाहें तो यहां पर इस स्कीम के तहत सर्विस टैक्स पे कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए, सर्विस टैक्स कॉम्पोजिशन स्कीम, और इस स्कीम में सर्विस टैक्स पे करने के हमारे पास में 2 तरीके हैं। एक तो नॉर्मल स्कीम जहां पर हम अपने नॉर्मल वैल्यू से नॉर्मल रेट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा अगला चैप्टर है। ये वाला काम नॉर्मल स्कीम वाला हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि हम पूरे अगले चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि कैसे वैल्यू निकालें, कैसे ये सेक्शन 67 में वैल्यू निकाली जाए, कैसे सर्विस टैक्स वैल्यूएशन से वैल्यू निकाली जाए और कैसे रेट मल्टीप्लाई करके हम टैक्स निकालें। ये हमारा अगला पूरा चैप्टर नंबर जो 6 होगा वो पूरा इसके ऊपर है। लेकिन अभी चैप्टर नंबर 5 में हम सिर्फ कंपोजिशन स्कीम के बारे में ये 4 केसेस डिस्कस कर रहे हैं जो कि रूल 6 में आएंगे। और ये 4 केसेस में पहला जो केस है ये है आटा। आटा, आटा मतलब एयर ट्रेवल एजेंट। एयर ट्रेवल एजेंट, एयर ट्रेवल एजेंट के केस में खास बात क्या है, अब आइए ध्यान से समझते हैं। देखिएगा, एयरलाइंस एयर ट्रेवल एजेंट को अपॉइंट करते हैं अपनी बुकिंग के लिए, और आप कस्टमर हैं, आपको एयर ट्रेवल सर्विसेज लेनी है। तो एक तरीका तो यह है कि आप बिना किसी एयर ट्रेवल एजेंट के डायरेक्टली क्या करें, सीधे सीधे एयरलाइन से टिकट बुक करा लें। ठीक है, जैसे हम रेलवे में करते हैं, सीधे सीधे रेलवे की टिकट जाके बुक करा ली टिकट काउंटर पे। लेकिन अगर हम टिकट काउंटर पे जाके सीधे टिकट ना बुक करा के किसी एजेंट के थ्रू बुक करा रहे हैं, तो वो एजेंट बीच में अपना कमीशन चार्ज करता है और यही उसकी सर्विस है, टिकट बुक कराना यही उसकी सर्विस है। और देखिए, इस सर्विस में ये जो वो टिकट बुकिंग की सर्विस आपको दे रहा है, इस सर्विस के बदले में वो आपसे पैसे चार्ज करेगा। ठीक है, तो कस्टमर आप हैं, और जब आप इस सर्विस प्रोवाइडर के पास में जाते हैं तो ये आपसे पूछेगा, भाई साहब आपको कहां जाना है। तो लेट सपोज आपने कहा कि मुझे जाना है दिल्ली से मुंबई, और दिल्ली से अगर मुझे मुंबई जाना है तो इसका टिकट लेट सपोज पता चला 10,000 रुपए का।
ठीक है। अब ये तो टिकट के चार्जेस हैं। एयर ट्रेवल एजेंट आपसे 10,000 रुपए तो लेगा ही लेगा, प्लस अपना कमीशन भी लेगा। तो हमें इस केस में सर्विस टैक्स निकालना है। ये याद रहे कि ये 10,000 रुपए किसको जाने हैं? एयरलाइन को जाने हैं। बताइए एयरलाइन आपको कौन सी सर्विस दे रही है? एयर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। और एयर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पे क्या भी सर्विस टैक्स लगता है या नहीं? उस पे भी लगता है। यहां पे दो अलग अलग सर्विस हैं। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हम एयरलाइन से ले रहे हैं और बुकिंग की सर्विस एजेंट से ले रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस यानी कि जो टिकट होगा, टिकट के अमाउंट में भी क्या सर्विस टैक्स पहले से शामिल होगा कि नहीं? टिकट के अमाउंट में भी सर्विस टैक्स पहले से शामिल है और इसमें सर्विस टैक्स लगेगा, इसकी चर्चा हम अभी कर ही नहीं रहे। अभी हमारा इशू सिर्फ इस टिकट बुकिंग की सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स को कैलकुलेट करना है। तो जरा बताइए, टिकट बुकिंग 10,000 रुपए की तो ये हो गई, प्लस इसने कहा हमको 500 रुपए का कमीशन चाहिए, या सिर्फ 10% कर देते हैं। 10% कमीशन है तो 1,000 रुपए का कमीशन हो गया। ठीक। तो अब आप एज अ कस्टमर इस एयर ट्रेवल एजेंट को 11,000 रुपए की पेमेंट करेंगे। ठीक है। और 11,000 रुपए में आपको यह पता है कि 10,000 रुपए टिकट का है और 1,000 रुपए आपका कमीशन का है। अब ये आपको बिल जो भेजेगा वो बिल कितने का भेजेगा बताइए? 11,000 का या 1,000 का? बिल ये आपसे 11,000 रुपए का आपको भेजेगा। अभी हम लोग नॉर्मल स्कीम की चर्चा कर रहे हैं। नॉर्मल स्कीम ऑफ सर्विस टैक्स में क्या होता है? नॉर्मल स्कीम में आपको वैल्यू सर्विस टैक्स निकालने के लिए क्या चाहिए? वैल्यू इनटू रेट। और वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज यहां पर कहां से निकालते हैं? अंडर सेक्शन 67 प्लस सर्विस टैक्स वैल्यूएशन रूल 2006। इसका एक रूल 6 है जो हमें अभी पढ़ना है। ये रूल 6 हम जब पढ़ेंगे तो ये कहता है कि इस केस में वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज जानते हैं क्या होगी? ओनली द अमाउंट ऑफ कमीशन। ओनली द अमाउंट ऑफ कमीशन। वैसे तो इन जनरल ये वैल्यू होनी चाहिए ग्रॉस अमाउंट चार्ज यानी कि 11,000 रुपए। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो सर्विसेज जो प्रोवाइड हुई वो तो 1,000 रुपए की प्रोवाइड हुई है। ठीक है। पेमेंट 11,000 रुपए का लिया जा रहा है। तो इस केस में स्पेशल तरीका है इस वैल्यू को कंप्यूट करने का, और स्पेशल तरीका क्या है? वैल्यू ऑफ कमीशन दैट इज ₹1,000 और इनटू रेट 15% से मेरा 150 रुपए। ठीक है। तो आपने सिंपली क्या किया, ये जब आपको बिल जो रेज करेगा इस बिल में क्या लिखेगा? इस बिल में लिखेगा कि 10,000 रुपए तो टिकट के हुए, प्लस कमीशन चार्जेस लिखेगा 1,000 रुपए, प्लस सर्विस टैक्स लिखेगा 15% से। लेकिन जो वैल्यू लेंगे वो 15% 11 की नहीं 1 की लेंगे। यही लॉजिकल है। तो 150 रुपए। तो आपसे कितना लेगा? 11,150 रुपए, जिसमें से 10,000 तो उसको एयरलाइन को देना पड़ेगा और बाकी 1150 अपने पास में रखेगा, जिसमें से 150 गवर्नमेंट को भेजेगा। तो इसकी इनकम आ गई 1,000 रुपए। चलिए, ये हम अभी पढ़ रहे थे नॉर्मल स्कीम। अभी हमने इसमें कंपोजिशन स्कीम जैसा कुछ भी यूज नहीं किया। एक और बात बताइए, एयरलाइन अगर इस एयर ट्रेवल एजेंट को अथॉरिटी देती है, जैसे एयरलाइन ले लेते हैं इंडिगो एयरलाइंस है, ये इंडिगो का एजेंट है। अब बताइए, इंडिगो एयरलाइंस अगर इसको राइट दे रही है टू अपॉइंट या अपॉइंट कर रही है इसको एज एजेंट और अपना टिकट बुक करवाने का राइट दे रही है, तो क्या इंडिगो एयरलाइन भी इसको कुछ कमीशन देती होगी कि नहीं? इंडिगो एयरलाइंस भी इसको कुछ कमीशन देती होगी। इंडिगो एयरलाइन को भी ये सर्विस जो दे रहा है, ये टिकट बुकिंग की नहीं दे रहा है, ये तो इसको कस्टमर दे रहा है। ये एक तरीकों का बिजनेस सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस ऑक्सिलरी सर्विस या कमीशन एजेंट की सर्विस। तो ये कमीशन एजेंट एयरलाइन से भी कमीशन लेगा और आपसे भी कमीशन लेगा। अब बताइए, एयरलाइन से जब ये कमीशन लेगा तो लेट सपोज एयरलाइन से भी ले लेते हैं 10% का कमीशन। ठीक है। तो
1000 रुपए का एयरलाइन से भी बना। अच्छा, यहां पर क्या दिक्कत आएगी ऐसी वाली कि 10,000 लेना है, सर्विस टैक्स 1000 पे चार्ज करें या नहीं? यहां पर कोई दिक्कत क्यों नहीं आएगी? क्योंकि एयरलाइन से 1000 आपको मिलेगा, ठीक है, और उस 1000 रुपए के ऊपर सीधे सीधे 15% चार्ज कर देंगे, तो एयरलाइन से आप 1150 रुपए ले लेंगे, ठीक है। यहां पर दिक्कत क्यों नहीं है कुछ? क्योंकि यहां पर हमारे पास में दो वैल्यू नहीं है, यहां पर 1000 रुपए वैल्यू है, दूसरी है ही नहीं, ठीक। अच्छा, जब हम इसी सर्विस को कॉम्पोजिशन स्कीम के रेफरेंस में पढ़ते हैं, तो कॉम्पोजिशन स्कीम के रेफरेंस में फिर से इस सर्विस को देखिए, एयर ट्रेवल एजेंट को एयरलाइन से एयर ट्रेवल एजेंट अपॉइंट किया गया और एयर ट्रेवल एजेंट ने कस्टमर की टिकट बुक करी। अब जब ये कस्टमर की टिकट बुक करता है, फिर से सिचुएशन सेम है कि ये आपसे 11,000 रुपए चार्ज कर रहा है और इस 11,000 रुपए में क्या है, 10,000 रुपए की तो टिकट है और 1,000 रुपए का कमीशन है। लेकिन अब ये आपसे जो 11,000 रुपए ले रहा है, अगर ये कॉम्पोजिशन स्कीम में आएगा तो इसके पास में एक सेकंड ऑप्शन है, ये ऐसे सर्विस टैक्स ना कैलकुलेट करके एक दूसरे तरीके से कैलकुलेट कर सकता है। कॉम्पोजिशन स्कीम में इसको हम क्या बोलेंगे कि आप छोड़ो वैल्यू वैल्यू निकालना, ये बताओ टोटल 11 लिया तुमने। इस कॉम्पोजिशन स्कीम में सर्विस टैक्स कंप्यूट करने के लिए यहां पर पूरा 11,000 रुपए के ऊपर हम सर्विस टैक्स का रेट लगा देते हैं। बट रेट अगर सोचिए 15% लगा दिया तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए इनका रेट नॉमिनल रेट होता है 0.7% का, 0.7%। अब ये वाला जो रेट होता है, ये रेट लगता है एज पर नंबर रूल 6(7), ठीक है, रूल 6 सब रूल 7। और बताइए 11,000 रुपए के अगर ऊपर हम 0.7 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 77 रुपीज, जबकि इधर देखिए कितना आ रहा था, 150 रुपए आ रहा था। ये स्कीम ऑप्शनल है, लेकिन बताइए आप इस स्कीम का फायदा उठाएंगे कि नहीं? हमको पता है कैलकुलेशन करने पे तो कम आ रहा है, तो स्कीम ऑप्शनल जरूर है, लेकिन इस ऑप्शनल स्कीम का फायदा जो प्रोवाइडर है यानी कि एजेंट हर उस जगह उठाने की कोशिश करेगा जहां पर उसका फायदा हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते, बताइए क्यों? बता सकते हैं कंपैरिजन क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इसमें जब आपने रेट लगाया तो ये 14.5 था, जबकि ये सिर्फ 0.7 है। इसमें स्वच्छ भारत सेस और कृषि कल्याण सेस तो अभी बाकी है, तो जरा लगा के दिखाइए कितना आएगा। 187 1.7, अच्छा रेट, हाँ ठीक ठीक ठीक। मतलब इन्होंने कहा एक तरीका ये है कि 0.7 में 0.5 और 0.5 आप जोड़ दें तो ये रेट क्या हो जाएगा, 1.7। तो 1.7% चार्ज कर दे जाएंगे, 187। और 187 आते ही आपने क्या कहा, ओ ये तो गड़बड़ हो गया। तो क्या ये तरीका सही है? गलत है, ये मैथमेटिकली गलत है। मैं आपको दिखाता हूं मैथमेटिकली कैसे गलत है। इस छोड़ो लॉ, मैथ्स की खाली बात करो। आपने इधर क्या किया, 1,000 रुपए पे 1% जब एक्स्ट्रा लगाया तो किसके ऊपर लगाया, 1,000 रुपए पे लगाया, ठीक है। और इधर देखिए आपने क्या कर रखा है, 1% आपने पूरे 11,000 रुपए पे लगा रखा है। बात समझ में आ रही है आपको? असल में ये 1% किसके ऊपर लग रहा था, जो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज थी उसके ऊपर। आपको कंसेशनल रेट दिया गया था, किस लिए? अगर हम इसको लेट सपोज 14% से कंपेयर करते तो 140 रुपए आता, ठीक है, 140 रुपए आता इधर, और फिर आप 1% और लगाते तो फिर 1,000 रुपए पे 1% से 10 रुपए और आता। तो एक्चुअली ये 150 कैसे कैलकुलेट हुआ है, 140 + 5 + 5 ऐसे निकला है ना।
140 प्लस 5 प्लस 5, यानी कि स्वच्छ भारत सेस एंड कृषि कल्याण सेस इज बीइंग अप्लाइड एट द वैल्यू जो कि हमारी कमीशन की वैल्यू है, सर्विस की वैल्यू है। यहां पर जब आपको कंसेशनल रेट दिया गया तो आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन समस्या मेरे साथ में यह है कि फिर हम ऐसा कर नहीं सकते, तो फिर हम करें क्या? 77 पे 77 तो अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स है, क्या इसके ऊपर 1% लगा दें? तो भी गलत होगा, क्योंकि यहां पर 1% जो लगा रहे हैं वो वैल्यू पे लगा रहे हैं, टैक्स पे थोड़ा ना लगा रहे हैं, ये तो टैक्स है। तो यहां पर स्वच्छ भारत सेस और कृषि कल्याण सेस की कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। अब जरा ध्यान से देखिएगा कैसे ये कैलकुलेशन चेंज होगी। लॉ में इसके लिए स्पेशल सब रूल डाला गया। सब रूल 6 के रूल 6 के अंदर सब रूल 7D और 7E, रूल नंबर 6 के अंदर 7D और 7E, ये रूल किस लिए काम आएंगे? स्वच्छ भारत सेस और कृषि कल्याण सेस की कैलकुलेशन के लिए। और इसका तरीका क्या लॉ में प्रिस्क्राइब किया गया? इसमें इन्होंने कहा जो 77 है ना, इसको 14 से डिवाइड कर दो और 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो। 2.75, और फिर इसको भी 77 को 14 से डिवाइड कर दो और 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2.75। तो टोटल कितना आएगा? 5.5। 5.5 प्लस 77 कितना आ जाएगा? 82.5। ये तरीका है सर्विस टैक्स में स्वच्छ भारत सेस और कृषि कल्याण सेस को कंप्यूट करने का। और ये तरीका आइए चेक करते हैं मैथमेटिकली कैसे सही है। जरा सोचिए, अगर 77 कैसे निकला है? 77 निकला है अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स। अगर ये ना लगा होता तो सर्विस टैक्स का बेस रेट कितना है? 14%। तो हम ये मान लें कि ये 77 एक्चुअली 14% के बराबर है, तो 100 कितने के बराबर होगा पता चल जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? 0.5 खाली। ठीक है, तो फॉर्मूला जो लग रहा है ये 77 हम ये मान के चल रहे हैं 14% के सर्विस टैक्स से, बेस रेट से निकला हुआ है। और बेस रेट से अगर निकला है तो फुल वैल्यू पता चल जाएगी कि 14 को अगर डिवाइड कर दें तो पता चल जाएगी व्हाट शुड बी द फुल वैल्यू जिसके ऊपर ये 14 चार्ज होता, और उसको आपने 0.5% से मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, क्या हम ऐसे शॉर्टकट कर सकते हैं कि नहीं? 77 डिवाइड बाई 14 गुणे 1, बताइए कर सकते हैं कि नहीं? सीधे सीधे स्वच्छ भारत सेस और कृषि कल्याण सेस इकट्ठा आ जाएगा, बजाय 0.5 अलग करने के इकट्ठा कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आप इकट्ठा भी एग्जाम में कर देंगे तो भी नंबर कटेंगे नहीं, लेकिन फिर भी इट इज सजेस्टेड कि आप अलग अलग करें। ठीक है, लेकिन अगर समय की कमी हो तो आप सीधे भी 1/14 कर देंगे, आंसर वुड बी द सेम। स्वच्छ भारत सेस और कृषि कल्याण सेस इकट्ठा निकल के आ जाएगा 5.5 का। ठीक है, तो अब क्या कंपेयर हो सकता है? 82.5 और ये 150, ये अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स है 150 रुपए और 82 रुपए 50 पैसे। नाउ यू कैन कंपेयर कि कौन सा बेनिफिशियल रेट है। ठीक है, तो इसको आप कलेक्टिवली भी निकाल सकते हैं, ये इसका ऑल्टरनेटिव है स्वच्छ भारत सेस और कृषि कल्याण सेस का। और इसके लिए स्पेसिफिकली अलग से रूल चल रहे हैं, रूल 67, 67D, 67E। बात समझ में आ गई? ये जो मैंने रेट मल्टीप्लाई किया है 0.7, ये कहां से उठा है? ये उठा है रूल 67 से। ये 0.7 तब अप्लाई होगा अगर जो एयरलाइन है जहां आप जा रहे हैं वो दिल्ली से मुंबई है, मतलब ये डोमेस्टिक है। अगर ये इंटरनेशनल होता है तो ये रेट डबल हो जाएगा, ये रेट 1.4 हो जाएगा इन केस ऑफ इंटरनेशनल एयरलाइंस। ठीक है, तो आइए इसको एक बार पढ़ते हैं पेज नंबर 54 पे। नोट करना है क्या? पेज नंबर 54 पे रूल 67 एयर ट्रेवल एजेंट
in relation to service of booking of ticket for travel by air. By an air travel agent shall have the option to pay an amount calculate किस रेट से कर रहे हैं, at the rate of 0.7% of the basic fare in case of domestic booking and at the rate of 1.4% of the basic fare in case of international booking of the passage for travel by air. Toward the discharge of service tax liability, instead of paying the service tax at the rate specified in section 66B of chapter 5 of the act. बताइए, कह रहे हैं इंस्टेड ऑफ पेइंग द सर्विस टैक्स एट द रेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 66B. 66B चार्जिंग सेक्शन में रेट कौन सा था? 14% प्लस 0.5 प्लस 0.5, यानी कि नॉर्मल स्कीम में रेट ऑफ टैक्स कैलकुलेट करने के बजाय आप ये करेंगे, तो दोनों नहीं कर सकते एक साथ, एक ही करना है. यहां पर एक समस्या आई, ऊपर लिखा है 0.7% ऑफ द बेसिक फेयर और 1.4% ऑफ द बेसिक फेयर. ठीक है, ये जो बेसिक फेयर है ये क्या होता है? मैंने तो यहां पर क्या कर रखा है, सीधे 11,000 रुपए के ऊपर 0.7% निकाल रखा है. एक्चुअली एग्जाम में जनरली आपको यह जानकारी अलग से नहीं दे रखी होती कि टिकट के अंदर का बेसिक फेयर क्या है, लेकिन अगर आप टिकट, किसी भी एयर टिकट को देखेंगे तो एयर टिकट को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उसके अंदर बेसिक फेयर लिखा मिलेगा. अब मैं असली कैलकुलेशन रियल लाइफ में कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूं. एयर टिकट जब आप देखेंगे तो एयर टिकट के अंदर सबसे पहले, यानी कि ये 10,000 कैसे निकला होगा मैं इसकी बात कर रहा हूं. एयरलाइन कैसे निकालती है टिकट? ये लिखती है बेस फेयर. लेट सपोज बेस फेयर लिखती है ये 5,000 रुपए. ठीक है, और फिर एयरलाइन क्या करती है, फिर इसमें लिखती है, जोड़ती है एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस से 2,000 रुपए, फिर जोड़ती है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन टैक्स से 2,000 रुपए, और फिर जोड़ती है सर्विस टैक्स से 1,000 रुपए. तब जाके टिकट बनता है से 10,000 रुपए. आपको पता है 10,000 रुपए का आप जो किराया दे रहे थे, असल में एयरलाइन को सिर्फ 5,000 रुपए मिलना है, बाकी सब इधर उधर बढ़ जाएगा. ये जो एयर टिकट इतने महंगे होते हैं, हमको लगता है एयर टिकट महंगा है, लेकिन एक्चुअली इसमें टैक्सेस और जो सरचार्जेस होते हैं वो इतने ज्यादा होते हैं कि एयरलाइन को उतना पैसा नहीं मिलता. वो तो बहुत ही कम कॉस्ट पे ऑपरेट करते हैं. ये सारा पैसा टैक्सेस, एयरपोर्ट अथॉरिटीज को, कहीं किसी को इसी में सब में इन्वॉल्व रहता है. तो रियल लाइफ में कैसे कैलकुलेट होता है? हमको हमारे एग्जाम में कभी ऐसे टिकट दे ही नहीं रखा होता. हमारे एग्जाम में सीधे सीधे क्या आता है कि उसने क्या किया कि टोटल पेमेंट 11,000 रुपए की करी, हमको ये दे रखा होगा, तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे जितनी पेमेंट कर रखी है उसी का सीधे सीधे 0.7% मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता. रियल लाइफ में जो ये एजेंट टैक्स देगा वो सिर्फ 5,000 रुपए का 0.7% निकालेगा, तो बताइए वो तो और भी कम आएगा, वो और भी कम आता है. तो इसलिए ये जो फायदा है, ये फायदा एयर ट्रेवल एजेंट को इस स्कीम में मिलता है. लेकिन बताइए ये फायदा एयर ट्रेवल एजेंट साल भर में वैसे हजारों बुकिंग करवाता होगा, एक दिन में कई बुकिंग करवाता होगा, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नहीं, किसी एक बुकिंग में उसको इस स्कीम में फायदा दिख रहा हो और उसी दिन शाम को दूसरी बुकिंग में इस स्कीम में फायदा दिख रहा हो. तो क्या ये बिल टू बिल चेंज कर सकता है कि इस बिल में ये वाला सर्विस टैक्स तो अगले बिल में दूसरा वाला सर्विस टैक्स? या फिर ये एक स्कीम अगर चला रहा है तो उसे वही चलानी पड़ेगी? लॉ में स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है, अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ गए तो फिर आप नॉर्मल स्कीम में नहीं आ सकते. नॉर्मल स्कीम में नहीं आ सकते, लेकिन दिस इज एप्लीकेबल फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर. यू कैन चेंज द स्कीम इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, तो देखिएगा प्रोवाइजो दे रखा है और बेस फेयर का मीनिंग भी दे रखा है आपको नीचे. इसमें दे रखा है एंड द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज्ड
shall apply uniformly in respect of the all booking of passage for travel by air made by him and shall not be changed during the financial year under the any circumstances. फिर एक्सप्लेनेशन में दे रखा है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब रूल द एक्सप्रेशन बेसिक फेयर मींस दैट पार्ट ऑफ एयर फेयर ऑन विच कमीशन इज नॉर्मली पेड टू एयर ट्रेवल एजेंट बाय द एयरलाइन. तो इंडिगो एयरलाइन बताइए इसको कमीशन कितने पे देता होगा? जितना उसको मिल रहा है. वो क्यों दुनिया भर के चार्जेस के ऊपर उसको कमीशन पे करेगा? जो उसको मिलना ही नहीं है, उसको मिलना है 5,000, तो 5,000 रुपए के ऊपर ये कमीशन पे करता है. तो प्रैक्टिकली ये बेस फेयर वो फेयर होता है जिसके ऊपर एयर ट्रेवल एजेंट को एयरलाइन कंपनियां कमीशन पे करती हैं. ठीक है, तो इसके ऊपर आपने 0.7% लगाना है. अच्छा, यहां पे आप अगर इस चीज को और एनालाइज करेंगे तो अब आप बताइए सर्विस टैक्स पे करने के लिए हमारे पास में अगर नॉर्मल स्कीम, अगर हम कॉम्पोजिशन स्कीम में चल रहे हैं फ्रॉम 1/4/16 और मुझे ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर ये लगता है कि मुझे इससे कन्वर्ट कर लेना चाहिए नॉर्मल स्कीम में, तो क्या मैं कर सकता हूं? ये पॉसिबल नहीं है. लेकिन बताइए अब ध्यान से कि आप नॉर्मल स्कीम में चल रहे हैं 1/4/16 से और आपको 1 जुलाई 2016 को यह लगता है कि मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम अडॉप्ट कर लेनी चाहिए. कर सकते हैं? कैन वी स्विच? यहां पर लिखा क्या है? कॉम्पोजिशन में अगर आप चल रहे हैं तो यू कैन नॉट स्विच इन नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल में चल रहे हैं तो कॉम्पोजिशन में तो अभी भी आ सकते हैं. दिस इज पॉसिबल बट दिस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि हम नॉर्मल स्कीम से तो कॉम्पोजिशन स्कीम में कभी भी साल के किसी भी दिन आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं. लेकिन एक बार कॉम्पोजिशन स्कीम अडॉप्ट कर ली तो आप नॉर्मल स्कीम में नहीं आ सकते.